नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मतदान के बाद जहां कांग्रेस बहुमत के साथ उत्तराखंड में सत्ता में आने की बात कर रही है, तो वहीं चुनाव के बाद देहरादून पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा अब सियासी बाजार में होने लगी है। दरअसल पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज होने की बात को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार और प्रत्याशियों को लोगों ने व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं किया, लेकिन खास तौर पर पहाड़ों में मोदी का क्रेज दिखाई दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मोदी के नाम पर ही लोगों ने वोट दिए। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से निष्कासित होने के बाद कांग्रेस में शामिल पूर्व हरक सिंह रावत को भी लोगों में पीएम मोदी का क्रेज नजर आया है। हरक सिंह रावत इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार किया है। इस वक्त पूरी कांग्रेस पूर्व बहुमत की सरकार बनाने पर काम कर रही है। ऐसे में किसी नेता को किसी भी तरह के बयान देने से बचना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने देखा कि बीजेपी सरकार और प्रत्याशियों को लोग व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज बरकरार है। पहाड़ों में लोगों ने मोदी के नाम पर ही वोट डाले हैं, ऐसा कहना है हरक सिंह रावत का। देखिए, हरक सिंह रावत जी के अपने व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, पर मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड ने जो त्रासदी देखी है 5 साल की उत्तराखंड सरकार की, और मोदी साहब ने जो डबल इंजन क्या प्रलोभन दिया था, जरा बताएं कि वो डबल इंजन चला कहाँ। तो मोदी फैक्टर यहाँ पर कहाँ आया, कहाँ वोट पड़ा। इस समय लोग, महिलाएं महंगाई से त्रस्त थी, युवा बेरोजगारी से त्रस्त था। कोई मोदी फैक्टर नहीं, कोई मोदी चेहरा नहीं। और यहाँ पर लोगों ने, ये उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता, यहाँ विकास के नाम पर वोट पड़ा, यहाँ बेरोजगारी और महंगाई के नाम पर वोट पड़ा। निश्चित तौर पर मोदी चेहरा यहाँ पर विफल रहा, नाकामयाब रहा। देखिए, कांग्रेस के नेता दबी जुबान से ही सही, ये पूर्व में भी मानते थे कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कांग्रेस कहीं ठहरती नहीं है। पिछले 1 वर्ष से तो खुलकर मानने लगे हैं। आप 1 वर्ष पूर्व माननीय हरीश रावत जी का वो बयान याद कर लीजिए, जब उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को चेताया था कि मुझे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, वरना कांग्रेस के अंदर दम नहीं है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने वो कहीं ठहर जाए। मैं ही वो सुलझा हुआ राजनेता हूं जो मोदी के चेहरे का कहीं मुकाबला कर सकता है, ऐसा उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व से कहा था। और सभी महत्वपूर्ण समाचार चैनलों पर उनका बयान चला था, प्रिंट मीडिया में छपा था। और अब आप देखिए, हरक सिंह रावत भी मान रहे, उन्होंने भी मान लिया कि मोदी जी का करंट था चुनाव में, अंडर करंट है। और जो लोग नहीं मान रहे तो चिंता न करें, 10 मार्च नज़दीक है, जब ईवीएम खुलेंगी तो उनको पता लग जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी केवल भारत के नहीं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता इस वक्त हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, और विकास के जो उन्होंने मील के पत्थर साबित किए हैं, उसके कारण ही लोग उन्हें इतना स्नेह और प्यार देते हैं। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का जलवा पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है, और आगे भी बरकरार रहेगा। जैसे कि हरक सिंह रावत जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस बात की इस चीज़ को स्वीकार किया कि अभी जो चुनाव 14 तारीख को हुए, इसमें पूरी तरह से माननीय मोदी जी के नाम पर अंडर करंट था, और जनता ने माननीय मोदी जी की नीतियों पे और उनके कार्यों पर, और हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से प्रभावित होते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और मैं निश्चित रूप से ये बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को जब हमारे चुनाव के परिणाम आएंगे, हम एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ हम विजयी होने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में पुनः हम लोग सत्ता वापसी करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है।
इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। मथुरा दत्त जोशी जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ सर, हरक सिंह रावत ने जो बयान दिया है उसे क्या आप उनका व्यक्तिगत बयान देकर इतिश्री कर लेंगे या उनके बयानों के अब सियासी मायने निकाले जाएं? देखिए, कोई सियासी मायने नहीं निकाले जा सकते हैं। हाँ। और जहाँ तक मैंने हरक सिंह जी का पूरा बयान देखा है, उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही है। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा, उनका बयान इस संदर्भ में है कि प्रदेश के नेताओं की जिनको ये मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं उनके नाम पर वोट नहीं पड़ा है। इन्होंने मोदी का सहारा लेके वोट मांगा है और मोदी जी के नाम पर वोट मांगा है, अपने नाम पर कोई वोट नहीं मांगा है। हरक सिंह जी का कहने का तात्पर्य ये था, हालांकि इनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से कहा हरक सिंह जी ने कहा, आप पूरा बयान देख लीजिए या सुना दीजिए कि उन्होंने नहीं कहा कि कहीं पर भी ये स्थिति रही कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा। हाँ, मोदी के नाम का यूज किया गया है। ये डर गए हैं, भाजपा के लोग पहले ही घबरा गए। अब तो देखिए, इन्होंने स्वयं हार स्वीकार कर ली। इनके विधायक, लगातार विधायक कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने भीतरघात कराया, कार्यकर्ताओं ने भीतरघात कराया। सबसे पहले संजय गुप्ता जी बोले, फिर उसके बाद काशीपुर वाले विधायक बोले जो 4 बार से विधायक हैं, फिर उसके बाद चंपावत वाले विधायक बोले, आज यमुनोत्री वाले विधायक बोल गए हैं, अभी और विधायक 4-5 और बोलेंगे। देखिएगा, भाजपा पहले अपना घर संभाले और आप इसकी चिंता मत करिए। हरक सिंह जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये अलग बात है, क्योंकि अब तो चुनाव हो गया है। जिसके नाम पर भी वोट पड़ा होगा उसका फैसला 14 तारीख को होना है और 10 मार्च को होना है। 10 मार्च को होना है और 10 मार्च को जो भी होगा वो तो जनता जनार्दन का आदेश है। हमने तो हमेशा शालीनता से उनके आदेश को स्वीकार किया है, आगे भी उनके आदेश को स्वीकार करेंगे। लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है, भाजपा ने स्वयं हार मान ली, भाजपा स्वीकार कर चुकी कि हम हार रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ हरक सिंह जी के बयान के कोई मायने निकाले जाए, ये उचित नहीं है। संजीव वर्मा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं उनके बयान को? मथुरा दत्त जोशी जी का तो ये साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा हो। हालांकि बात सही भी है, क्योंकि हरक सिंह रावत ने कहा है कि व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी और उसके प्रत्याशियों को जनता ने पसंद नहीं किया। जो भी वोट पड़े हैं वो पीएम मोदी के नाम पर पड़े हैं। देखिए जी, माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से शुरू से एक विशेष लगाव रहा। उत्तराखंड को बहुत प्रेम देते हैं, प्रेम करते हैं और यहाँ से लगातार संजीव जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। दोबारा एक बार आपका फोन पैच करवा लेते हैं, आपकी आवाज बिल्कुल भी साफ नहीं मिल रही है। मथुरा दत्त जोशी जी, मैं तब तक आपका ही रुख करना चाहूंगी। सर, लगातार कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, इसकी वजह क्या मानी जाए? क्योंकि उत्तराखंड में एक बार बीजेपी रहती है, एक बार कांग्रेस रहती है, ये आपको बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है, या महंगाई और रोजगार का मुद्दा इस बार वाकई में उत्तराखंड में जमकर गूंजा है? निश्चित रूप से महंगाई और बेरोजगारी इस प्रदेश में जमकर गूंजी, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़ा फायदा उस बात का है, जनता ने भाजपा को नकारने का काम किया है। हाँ। जनता ने भाजपा के कृत्यों के ऊपर, जिस तरीके से भाजपा ने 5 साल महापाप किए हैं, उनको नकारने, उनको उनके ऊपर वोट दिया है, उनके नाकाबिलियत पर वोट दिया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बता रहा है कि हम जीत रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास है। मैं सुबह शाम तक सैकड़ों लोगों के फोन आते हैं, सुदूर ग्रामीण अंचल से वोट आ रहे हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता का फोन आ रहा है कि साहब हम जीत रहे हैं, हमने यहाँ पर प्लस किया है, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारा उम्मीदवार आगे बढ़ा है। ये सब चीज कार्यकर्ताओं का उत्साह है और ये कोई व्यक्तिगत नेताओं का उत्साह नहीं है, कार्यकर्ताओं के उत्साह में हम ये बात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर पार्टी को 5 साल मजबूत किया है, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है और इसलिए हम जीत रहे हैं। जो भाजपा ने जिस तरीके से 5 साल तक, देखिए भाजपा के कार्यकाल में किसानों ने आत्महत्या की,
व्यापारी ने भाजपा के कार्यालय में आत्महत्या कर दी जीएसटी से परेशान होकर। छात्रों को किस तरीके से परेशान किया तो वो आपके सामने है। कोविड काल में भी फीस माफ नहीं की, छात्रों को फीस देनी पड़ी उन लोगों को। लाठीचार्ज का काम भी नहीं किया, नौजवानों को कहीं पर नहीं किया कि भाई आप रोजगार के नौजवान जहाँ रोजगार की बात किया था वहाँ भाजपा लाठियां बरसा रही थी। तो कई चीजें ऐसी हैं जिनका फायदा चुनाव में मिला है और लोगों ने माना है कि कांग्रेस की भावनाओं का सम्मान करती है और कांग्रेस के ऊपर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, ऐसा लग रहा है। अगर हमारी सरकार बनी तो निश्चित रूप से हम जन भावनाओं के अनुसार काम करेंगे और जनता की ये सरकार बनेगी। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। सर, आपकी आवाज अब क्लियर आ रही है, अब आप अपनी बात जारी रखिए। संजीव जी, आपकी आवाज फिर से आना बंद हो गई है सर। फोन पैच करवा लेते दोबारा। आपकी लाइन में शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी आवाज बीच बीच में खराब हो रही है, क्लियर नहीं आ रही है आवाज। मथुरा दत्त जोशी जी, अभी अगर हम सियासी पंडितों की माने तो उन्होंने भी इस बार ये बात कही है कि खुलकर मिजाज लोगों का सामने नहीं आया है। जैसे कि हर बार पता लग जाता है कि लोगों का माइंडसेट क्या है या उनका मिजाज किस तरह का रहा। उत्तराखंड में इस बार खुलकर किसी का कोई मिजाज समझ में नहीं आया, तो अप्रत्याशित चुनावी परिणाम हो सकते हैं। नहीं, देखिए ये कारण नहीं था। भाजपा के खिलाफ मैंने कहा ना, व्यापारी वर्ग खुलकर था जी, छात्र खुलकर था, नौजवान खुलकर था, बेरोजगार खुलकर विरोध में था, कर्मचारी खुलकर विरोध में था, भाजपा के खिलाफ हर वर्ग था। ये सब चीज सामने आई है। बहुत ज्यादा हम उसको साइलेंट वोटर नहीं कह सकते, कुछ चीजें होती हैं, आदमी खुल के नहीं कहता है, लेकिन अंदरूनी अंदर बड़ा जबरदस्त करंट था। कांग्रेस के पक्ष में करंट, कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया। आज भी कई लोगों के मैं दिन भर मैंने कहा था, मैं सैकड़ों लोगों से बात करता हूँ आपके आशीर्वाद से। तमाम फोन मुझे आते हैं, हर वर्ग के फोन मुझे आते हैं। तो ये भी कहते हैं कि हमारा नाम मत बताइएगा, लेकिन आप जीत रहे हैं। पोस्टल बैलेट में अब की बार आप देखिएगा कि ऐतिहासिक विजय पोस्टल बैलेट के माध्यम से कांग्रेस के लोग, आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा। पोस्टल बैलेट पर तो विश्वास कर रहे हैं ना सर आप लोग, क्योंकि ईवीएम पर तो अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए गए हैं आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से। पोस्टल बैलेट को लेकर भी अभी संशय की स्थिति बरकरार है या विश्वास है कि उसके नतीजे तो एकदम 100% सही होंगे? देखिए, मैं एक बात बहुत दिलचस्प रूप से कह दूं जी, हमारा कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर, पुलिस के कर्मचारियों पर, चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर अगाध श्रद्धा है, विश्वास है। लेकिन जिस तरीके की हरकत भाजपा कर रही है, आप देखिए कि अभी टेम्परेरी रूप से आपने कहा कि हम ईवीएम यहाँ रखते हैं और कल ये दूसरे स्ट्रॉन्ग रूम में रख देंगे, तो ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपके मन में कोई न कोई शंका है, आपके मन में कहीं कोई कोई पाप है, आपको पहले ही तय कर देना चाहिए था कि कहाँ पर ईवीएम रखेंगे, कहाँ पर आप किस तरीके से उसकी सेटिंग करेंगे। लेकिन हमें विश्वास है, फिर भी हमारे कार्यकर्ता पहले में है, हमारे पुलिस के नौजवानों पर हमको भरोसा है, लोग उसका पहरा दे रहे हैं। वो भाजपा के झांसे में आने वाले नहीं है, लेकिन भाजपा के षड्यंत्र निश्चित रूप से चल रहा है। भाजपा जबरदस्त षड्यंत्र करके कुछ भी कर सकती है, इसलिए हम उस पर सवाल करें। चलिए, संगीता शर्मा जी भी इस समय हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। संगीता जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। मैम, हम हरक सिंह रावत के उस बयान पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से व्यक्तिगत तौर पर इस बार खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नाराज रहा है, लेकिन पहाड़ों में पीएम मोदी के चेहरे को लेकर वोट डाले गए हैं बीजेपी को। कितना इत्तेफाक रखती हैं आप हरक सिंह रावत के बयान से? देखिए, 2017 में जो मोदी जी का जादू चला वो एक अलग था। उस समय एक आंधी सी आई और लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट भाजपा को यहाँ उत्तराखंड में दिया। लेकिन इस 5 साल की डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड की जनता ने देखा कि वो महंगाई से भी त्रस्त रही, बेरोजगारी से युवा हमारे सड़कों पर रहे,
चाहे हमारा देवस्थानम बोर्ड के लिए हमारे पंडित पुजारियों को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, किसान जो था वो सड़कों पर था, उसे साल भर आंदोलन करना पड़ा। तो इस डबल इंजन की सरकार में बहुत कुछ जनता ने झेला है। तो इस बार जो वो मोदी जी का जादू है वो कहीं ना कहीं नहीं चलने वाला है। इस बार जनता ने मुद्दों से जुड़कर के मतदान किया है। महंगाई और रोजगार का मुद्दा इस बार ज्यादा हावी रहा है, इस तरह के से माना जा रहा है। बिल्कुल, युवाओं, आप उत्तराखंड में बेरोजगारी एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई है और हर वर्ग का व्यक्ति परेशान था, क्योंकि एक तरफ वो महंगाई की मार झेल रहा था, दूसरी तरफ उसके पास रोजगार नहीं था। तो वो कैसे अपने परिवार को पाल पाए और कैसे सामंजस्य बिठा पाए, उसके सामने एक बहुत बड़ा संकट मंडराया हुआ था। और दूसरी तरफ कोरोना, तो एक चारों तरफ से व्यक्ति अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। तो ध्यान में रखकर के उसने मतदान किया है। संगीता जी, राजनीति के जो जानकार हैं वो भी इस बार जनता के मूड को भांपने में अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। हालांकि 10 तारीख को चुनावी परिणाम आ जाएंगे, लेकिन जनता के मूड को अगर भांपने की कोशिश कोई कर रहा है तो उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिल रही है। आप भी इस बार उत्तराखंड चुनावों में बड़ी जोर शोर से ताल ठोकते हुए नजर आए, बीएसपी का भी कुछ सीटों पर प्रभाव नजर आया। तो क्या हम ऐसा माने कि किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत इस बार नहीं मिलेगा, जैसा कि 2017 में हुआ था? देखिए, परिणाम तो 2022 में जो आएंगे वो अप्रत्याशित ही होंगे, कुछ अलग ही हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 साल वाला जो एक खेल है वो भी कहीं ना कहीं थमेगा। तो इस बार जनता जो थी वो बहुत परेशान थी, तो इसलिए वो चुप्पी भी धारण करे हुए थी। वो किसी एक वर्ग का समर्थन नहीं करना चाह रही थी। वो बिल्कुल ये बोलने को तैयार नहीं थी कि हम भाजपा के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं या आम आदमी पार्टी के साथ हैं। इस बार जनता ने एक साइलेंट वोटर बनकर के मतदान किया और बस उनके जहन में जो मुद्दे थे उनके जुड़े हुए जमीन से, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मतदान किया है। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? मैडम बिल्कुल प्रॉपर आवाज आ रही है आपकी। बताइए संजीव वर्मा जी, हरक सिंह रावत के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैंने जैसे बोला है, जो 14 तारीख को चुनाव हमारे संपन्न हुए हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का रुझान जबरदस्त एक उत्साह का वातावरण था और जिस तरह से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें मतदान में हिस्सा लिया, मैं सोचता हूँ अभी तक तो हम ही बोल रहे थे, अभी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी का जिस तरह से बयान आया है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का एक जबरदस्त उत्साह था, जनता का रुझान था और ये रुझान आगामी 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बहुमत की हमारी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। जिस तरह से माननीय मोदी जी का पूरे देश भर में क्या पूरा विश्व उनका पूरा सम्मान करता है, उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है और उत्तराखंड के लिए वो हमेशा। पीएम मोदी के अलावा आपके प्रत्याशियों के बारे में बताइए ना संजीव जी। आपके प्रत्याशी, कई तो ऐसे प्रत्याशी रहे जिससे आपकी ही पार्टी के कार्यकर्ता नाराज रहे, और अब जब मतदान हो चुका है तो देखिए एक एक करके किस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ स्थितियां खराब हुई आपकी पार्टी में? आ रही हूँ जोशी जी, एक बार इनका जवाब ले लेती हूँ मैं संजीव जी का। बताइए संजीव वर्मा जी। पार्टी जब सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी और मैं स्वीकार भी करता हूँ, हो सकता है कुछ जगहों पे कुछ प्रत्याशियों के प्रति कुछ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों के मन में एक प्यार, प्रेम, श्रद्धा और हमारी नीतियां जो स्पष्ट है, जो हमने विकास किया है, जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जबरदस्त ताना बाना उत्तराखंड के लिए बुना है, उस चीज को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 मार्च को जब चुनाव का हमारे रिजल्ट आएगा
जब मत पेटियां खुलेंगी तो आप ये देखिएगा कि कमल ही कमल सर्वत्र एक होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सत्ता में वापसी करेगी। चलिए, मथुरा दत्त जोशी जी, उनके हिसाब से मोदी लहर अभी भी बरकरार है? अच्छी बात है। देखिए, संजीव गुप्ता जी का धर्म है, तो अपनी पार्टी का डिफेंड करेंगे, अपनी पार्टी के बारे में बताएंगे, लेकिन संजीव भाई ने ये बात नहीं कही कि इनके सम्मानित विधायक क्यों अब बगावत कर रहे हैं, क्यों प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, खुल के आरोप लगा रहे हैं, तो पीछे भी नहीं लगा रहे हैं कि अकथनीय शब्दों का उपयोग प्रदेश अध्यक्ष के प्रति हो रहा है। जो शब्द नहीं कहे जाने चाहिए वो शब्द भी कहे जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ। तो भाजपा में बड़ी जबरदस्त बौखलाहट है, घबराहट है, हर कैंडिडेट की हार की डर को सता रही है और वास्तव में हार भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हार रहे। और भाजपा बुरी तरह हारेगी, देखिएगा। मैं कोई बायस्ड होके बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेसी होके बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। मैंने आपको जैसे कहा कि आपकी कृपा से पार्टी में का सेवक होने के नाते तमाम जगह के फोन कॉल्स आ रहे हैं। जी जी। सुनकर आपके जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सुनिए संजीव जी बोलोगे, आप ही बोलोगे, आपका नंबर पड़ेगा। थोड़ा संयम रखिए। अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमारे नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारे कहने का अर्थ अलग है और आपके लोगों का कहने का अर्थ अलग है, इसको समझिएगा। ये समझ लीजिएगा, हमारे यहाँ जो बहस हो रही है, जिसमें हो रही है, वो किसी एक बयान के ऊपर बात आई है, हार जीत पे नहीं आई है। आपके विधायकों ने खुलेआम आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बात बोली है, मैं वो बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये बातें। जो पार्टी अपने आप को अनुशासित पार्टी कहती थी, आज आपका वो अनुशासन कहाँ गया? इतने कमजोर क्यों हो गए कि किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी के लिए कुछ कहा नहीं जा रहा है, भयभीत क्यों हुई भाजपा? यह है कि हार का डर है और निश्चित रूप से हार का डर है। मैंने कहा ना, नौजवान नाराज था इस पार्टी से, कर्मचारी इस पार्टी से नाराज था, व्यापारी इस पार्टी से नाराज था, यहाँ की मातृशक्ति इस पार्टी से नाराज थी। आप देखिएगा, अभी तो चुनाव हो गए, हम ज्यादा इसमें क्या बात करें, क्यों बहस करें लंबी चौड़ी, लेकिन बहुत बुरी हालत भाजपा की होगी और कल्पना नहीं करोगे। गैस सिलेंडर के दामों को लेकर आपके यहाँ पर भी तो बहस छिड़ी हुई है सर। अभी ये आरोप लग रहा है कि आप लोगों का जो मैनिफेस्टो था वो सर्वसहमति से नहीं बना, क्योंकि गैस सिलेंडर के सस्ते दामों को लेकर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। प्रीतम सिंह कुछ और कह रहे हैं, हरीश रावत कुछ और कह रहे हैं, गौरव वल्लभ कुछ और कह रहे हैं। आप समझे ही नहीं उस बात को जो कह रहे हैं। बिल्कुल हर व्यक्ति बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो हमने घोषणा पत्र में कह दिया है, आप देखिएगा, अभी चुनाव को अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी है, इसलिए मैं समझता हूँ इसमें बात करना बहुत ज्यादा उचित नहीं होगा, किसी को भी नहीं होगा। जब सरकार, चलिए, आप ये कह रहे हैं कि अभी सरकार बनी नहीं है, इसलिए घोषणा पत्र पर चर्चा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन खबरें तो ये भी हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा है। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है सर, कि कौन से पदाधिकारी को कौन सा पद दिया जाएगा, किस नेता को कहां बिठाया जाएगा। इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। एक बार मैं संजीव वर्मा जी का रुख कर लेती हूँ सर, फिर मैं इस बात का जरूर आपसे जवाब लूंगी कि ये ब्लूप्रिंट कौन तैयार कर रहा है। संजीव वर्मा जी। पल्लवी जी, देखिए, ये तो वही वाली बात हो रही है, सूट न कपाट जुलाहों में लटम लगा। अभी चुनाव हुए हैं, चुनाव के अभी परिणाम आए नहीं है। जब परिणाम आएंगे तो ऊंट किस करवट बैठेगा, और ये लोग पहले से ही एक दिवस अपने सजाकर बैठ गए, मुंगेरी ला के हसीन सपने देखने बैठ गए हैं। इन लोगों ने तो चुनाव परिणाम आने से पहले बिल्कुल सारी चीजें ऐसे वो कर ली है कि जैसे जो ये चाहेंगे वही होगा। जैसे हरीश रावत जी बोलते थे, न खाता न बही, जो हरीश बोले वो सही, जो हरीश रावत बोले वो सही। तो श्रीमान जी, जनता जनार्दन का जो जनादेश आएगा
वो उसको स्वीकार करना चाहिए। और जनता जनार्दन का जो जनादेश आना है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आप लोग इतनी जल्दबाजी मत दिखाइए। जब 10 मार्च को जनादेश आएगा उसके बाद अगर आप इस तरह की बातें बोले तो एक अलग विषय हुआ। लेकिन आप लोग ने तो आज ही मान लिया कि आज ही हमारी सरकार आ गई, आप ही खुद ही। आपके भी तो कई प्रत्याशी ऐसे हैं ना सर, आपके भी तो कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो मान के बैठे हुए हैं कि हाँ हम हारने वाले हैं, तभी तो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। और मुझे ये भी बताइए कि मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली तलब क्यों किया गया है? आ रही हूँ सर, जोशी जी आ रही हूँ। सर देखिए, पल्लवी जी देखिए, जिस तरह से अभी 4 दिन मात्र बीते हैं, चुनाव संपन्न हुए और कांग्रेस ने अपने जो घोषणा पत्र में एक बड़ा शिरोपा छोड़ा और जिससे इन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा भ्रमचार फैला देंगे और जनता को हम गुमराह कर लेंगे कि 500 से कम हम सिलेंडर देंगे। और कितने सिलेंडर देंगे? पूरे 32 लाख परिवारों को इन लोगों ने ऐसा बोला। उसके बाद 4 दिन के अंदर उस बयान को 4 बार पलटा गया। किसी ने कहा कमजोर वर्ग को देंगे, किसी ने कहा गरीबों को देंगे, किसी ने कहा मिडिल क्लास को देंगे। और अभी जो लेटेस्ट इनका बयान आया है उसमें इन्होंने बोला है केवल हम बीपीएल श्रेणी वालों को देंगे। जो बीपीएल श्रेणी ये जोशी साहब क्लियर करेंगे कि आखिर मिलेगा किसे? बताइए जोशी जी। मैं आऊंगी संजीव जी आपके पास, उसके बाद में संगीता जी आपका भी रुख करूंगी। जोशी जी। मैं बात हो रही है और जहाँ ये लोग 2000 सिलेंडर पे। ठीक है संजीव जी, एक बार जवाब ले लेते हैं जोशी साहब का। बताइए जोशी जी। देखिए, इसका जवाब देने से पहले मैं निवेदन करूंगा कि मुझे दूसरी जगह बैठना है। ये कंफ्यूज हो गया था मैं थोड़ा सा आपके यहाँ की टाइमिंग के बारे में, तो क्षमा चाहूंगा। लेकिन मैं जवाब, मेरा सीधा साधा जवाब ये है कि जो बात हमने घोषणा पत्र में कही है, प्रति माह प्रति परिवार 500 रुपए नीचे से सिलेंडर, प्रति परिवार प्रति माह 500 रुपए से नीचे का सिलेंडर हम उपलब्ध कराएंगे पूरे उत्तराखंड में। सबके लिए होगा। वो सामान्य परिवार के लिए भी होगा, वो सारे जगह होगा। चलिए ठीक है। हाँ, वहाँ भी कराएंगे। आप की तरह झूठ नहीं बोलेंगे, वो भी कराएंगे। जरा सुन लें। महाराष्ट्र में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं। चलिए ठीक है सर। संगीता जी आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि अभी जाना है जोशी साहब को, तो इसलिए अब हम उन्हें चर्चा में ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। शुक्रिया जोशी जी, आपने अपना समय हमें दिया। संगीता शर्मा जी, अब जो ये वादे के ऊपर रार छिड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी में, इसे आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि प्रति परिवार किस तरीके से ये लोग सिलेंडर का वितरण करने वाले हैं, या फिर वाकई में सिर्फ बीपीएल श्रेणी में आने वाले लोगों को ये सिलेंडर दिया जाएगा, अभी तस्वीरें साफ नहीं है। संगीता जी। तरह से केवल थोड़ा ही वक्त बीता है और दोनों ही पार्टियों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर कलह दिखाई देने लगा है। हम कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत जी के तरह तरह के बयान रोज आ रहे हैं, बदल बदल करके। कभी वो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो मैं घर बैठ जाऊंगा, फिर वो उस बयान से पलट जाते हैं। तो इस तरह रोज बयानबाजी कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों में चल रही है। दूसरी तरफ हम भाजपा को देखें तो मदन कौशिक जी पर इतना बड़ा इल्जाम उन्हीं के खुद के विधायक लगाते हैं कि हराने का उन्होंने काम किया है, भीतरघात किया है, और कई विधायक भी इस तरह की बात कर रहे हैं। तो अभी केवल 5 दिन का समय बीतने में इतना गुत्थम गुत्थी और सब कुछ चल रहा है, तो ये किस तरह की राजनीति उत्तराखंड को देखने के लिए मिल रही है। दूसरी बात, घोषणा पत्र कांग्रेस का आया तो वो पहले घोषणा पत्र की बात और उसके बाद अलग अलग जो बयानबाजी आ रही है, कभी प्रीतम सिंह जी के द्वारा, कभी किसी और के द्वारा, तो ये अब जनता भी सोचने लगी होगी कि क्या ये पूरा हो जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं उनके भी जहन में चलना शुरू हो गया होगा कि घोषणा
पत्र जो है वो एक झूठों वादों की तरह लाए जाते हैं और उन्हें पूरा नहीं किया जाता, जिस तरह भाजपा का भी 2017 का घोषणा पत्र आया था और वो पूरा नहीं हुआ। दूसरा, हम बेरोजगारों की बात करें तो देखिए वो तो उत्तराखंड में हमेशा उनके साथ छलावा हुआ है। अभी ऋषिकेश एम्स का इतना बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि किसी एक राज्य के 600 लोगों को उसमें भर्ती कर दिया जाता है, जबकि उत्तराखंड का युवा रोजगार के लिए सड़कों पर है। वो रोज कह रहा है कि मुझे रोजगार दे दो, कि भाई मैं बेरोजगार हूं, लेकिन राजस्थान के 600 लोगों को एक ही मिलना, ये बहुत ही अलग नजर आता है। ये कोई ताज्जुब नहीं हो सकता ये कि इंसिडेंट से हो गया हो। ये ऐसा नहीं है कि 800 भर्तियां निकले और 600 किसी एक राज्य के व्यक्ति को मिल जाए, और वो भी एक परिवार के 6 लोगों को नौकरी मिल जाए। तो इस डबल इंजन की सरकार में ये क्या चल रहा था, ये अब सबके सामने आ रहा है। तो धीरे धीरे अब इस तरह के कितने घोटाले और सामने आएंगे, ये भी जनता को देखना है। तो इन दोनों ही सरकारों ने जो उत्तराखंड के साथ लगातार छलावा किया है, हाँ। तो वो उत्तराखंड इसीलिए आज इतना विकसित नहीं हो पाया है जितना उसे होना चाहिए था। संजीव वर्मा जी, दाग आप पर भी सर कम नहीं है, और अब ये नए नए इस तरह के बयान आपकी पार्टी के नेता ही दे रहे हैं। उसके अलावा हरक सिंह रावत भले ही कह रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट डाले गए हैं, लेकिन उन्होंने बात ये भी कह दी है कि आपके प्रत्याशियों से, आपके उम्मीदवारों से जनता नाराज थी, यहाँ तक कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज थे। पल्लवी जी देखिए, मैंने पहले भी बोला, जब सरकार में पार्टी होती है, सत्ता में पार्टी होती है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर साथ साथ चलता है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसमें कुछ लोग उस परिधि में आ सकते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा, इतनी सर चढ़कर नहीं बोल रही है कि जनता एक नकारने की पोजीशन में आ जाए। और क्योंकि हम लोगों ने काम किया, हम लोगों ने विकास किया, हम लोगों ने जनता के सुख दुख में हर पल खड़े रहे, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे एक सामान्य समय हो, हम लोग लगातार जनता के बीच रहे। हमने लगातार जनता के सुख में दुख में हर स्थिति में हमने जनता के सरोकारों को भली भांति उनके ऊपर खड़े उतरने का हमने काम किया। तो और जनता का हमको भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाला जो समय 10 मार्च तक हम लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए परिणाम के लिए। और नहीं, वो प्रतीक्षा तो हम कर रहे हैं, लेकिन उस प्रतीक्षा के बीच में आप ही के नेता सर इस तरीके से बौखला रहे हैं ना, उसका क्या किया जाए। वो अपना संयम कहीं ना कहीं खो रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें आ रही है। और मैंने आपसे सवाल किया था कि अभी मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली तलब क्यों किया गया है सर, कौन सी वजह रही है? क्या जो आरोप मदन कौशिक पर लगे हैं उसका ये असर है? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। देखिए पल्लवी जी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार बहुत उसका काफी विस्तार हो चुका है, और समय समय पर एक रूटीन बैठक हमारी लगातार प्रदेश के और जो केंद्र का उसके बीच संवाद लगातार बना रहता है। और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी समय समय पर जो प्रदेश का फीडबैक होता है उसको देने के लिए समय समय पर दिल्ली जाते रहते हैं। इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं और कोई विस्मयकारी बात नहीं है इसमें। और जैसे कि अभी 4-5 दिन पहले चुनाव हमारे संपन्न हुए, तो चुनाव में कहाँ क्या कैसा रहा, ये सारी बातों के एक फीडबैक, उन सारी कई सारी चीजों की समीक्षा अपना केंद्रीय नेतृत्व के पास हमको देना के एक मौका दिया जाता है। और एक लगातार बैठक होती है, और बैठक में जो कमियां हैं उनको दूर करने की, और जो हम उसको और बेहतर कर सकते हैं उन सब बातों को लेकर चर्चा होती है। और मैं सोचता हूँ इसी चर्चा के लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय हमारे सीएम साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली गए, और बैठक संपन्न होने के बाद देहरादून आने वाले। तो आप ये तो बताएं सर कि उन आरोपों की जांच हो रही है या नहीं हो रही है?
जो आरोप लगाए गए मदन कौशिक पर कि उन्होंने अपने ही प्रत्याशी को हराने का काम किया है, तो इन आरोपों की जांच आपकी पार्टी के अंदर की जा रही है या नहीं की जा रही है? और एक नहीं, चीमा साहब भी आरोप लगा चुके हैं, अलग अलग जगह से आपके प्रत्याशी सिटिंग विधायक उठकर ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं बल्कि संगठन श्रेष्ठ है। और यदि किसी भी जो भी इस तरह का कोई भी वाकया सामने आया है, पार्टी ने उसको पूरी गंभीरता से लिया है। और किस परिस्थितियों में किस परिस्थितियों के चलते किसने क्या बात बोली और क्यों बोली, उन सब चीजों का संज्ञान लिया जा रहा है। और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व उन सब बातों के ऊपर एक परिचर्चा कर रहे हैं। और उसमें जो भी चीजें सामने निकल के आएंगी वो आपके सामने भी आएंगी। अभी आप आम आदमी पार्टी का क्या जनाधार देख रहे हैं सर उत्तराखंड में? क्योंकि वो भी इस समय दावा ठोक रहे हैं कि इस बार जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल अप्रत्याशित आएंगे और सरकार बनाने का दावा उन लोगों के द्वारा भी पेश किया जा रहा है। देखिए, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, सपने देखने चाहिए। और कई बार अच्छे सपने देखने से सेहत भी अच्छी होती है, चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट भी आ जाती है, भले ही वो 9 तारीख तक रहे। तो आम आदमी पार्टी अगर ऐसा सपना देख रही है तो देखने में क्या बुराई है। 10 तारीख को इनके सामने चुनाव परिणाम आ जाएंगे, जब मैं सोचता हूँ 70 सीटों पर यदि चुनाव लड़े हैं, अगर उसमें से एक आध सीट पर यदि लोग अपनी जमानतें बचा लेंगे तो मैं सोचता हूँ इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। वो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली का एक शिक्षा मॉडल की बात लगातार करते रहे। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, शायद आपके संज्ञान में पहले से होगा। ये नवंबर 2021 की घटना है, जब वहाँ के एक सरकारी स्कूल में अरविंद केजरीवाल जी की इजाजत से अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी पर 10-15 मौलवी और कुछ मुस्लिम जो इनके उलेमा लोग होते हैं, उन लोगों ने वो उस स्कूल के अंदर पूरे कलमे पढ़े, उसके अंदर पूरे स्कूल के अंदर नमाज अदा हुई। और पूरा का पूरा एक तरह से जो इस्लामी कुछ इनके बाहर से कुछ विदेश के भी लोग आ रखे थे, उसमें जो कुछ डिबेट्स वगैरह भी हुई, उसमें कोई भाषणबाजी भी हुई। मैं सोचता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोग दिल्ली को पूरी तरह से खाली मात्र तुष्टीकरण की नीति के चलते वोट बैंक को साधने के लिए आप शिक्षा के मंदिरों को भी इस्लामीकरण के लिए इस्तेमाल करने का आप लोगों ने जो षड्यंत्र किया, मैं सोचता हूँ दिल्ली की जनता इस काम के लिए आपको कभी माफ नहीं करेगी। आप लोगों की कथनी और जो जबरदस्त विरोधाभास है, उस चीज से आप लोगों को बाज आना चाहिए। और वर्तमान की आप अभी आम आदमी पार्टी के जो एक फाउंडर मेंबर्स हुआ करते थे, डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उन्होंने जो एक नया रहस्य उद्घाटन किया कि अरविंद केजरीवाल जी के संबंध और संपर्क सीधे फॉरेन में बैठे जो खालिस्तान के आतंकवादी हैं, उनके साथ सीधे संबंध है। कल ही मैं एक इनके आम आदमी पार्टी की विधायिका अलका लांबा जी, उनका मैं एक डिबेट देख रहा था, जहां उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट आरोप लगाया, न्यूज 18 की वो घटना है
और न्यूज 18 पर उन्होंने सीधा सीधा पूरे देश के सामने इल्जाम लगाया। उन्होंने साथ में ये भी बोला है इस घटना के पूरे रिकॉर्डिंग्स उनके पास है, वो जब चाहे हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनके सामने भी उन एविडेंस को पेश करने के लिए तैयार हैं। अब वो तो आप लोग करवा रहे हैं ना सर जांच, अब उस जांच में तो आप लोगों ने शुरू कर दिया है काम करना, तो अब वो तो जाने दीजिए, अब वो तो जांच का विषय है। और बड़े दिनों बाद याद नहीं आई कि वो कहाँ से संबंध रखते थे और कहाँ से नहीं रखते थे। पल्लवी जी देखिए, डॉक्टर कुमार विश्वास ने, मैं संगीता जी का भी रुख करूंगी। डॉक्टर कुमार विश्वास ने देखिए पल्लवी जी, देखिए जब अभी पंजाब के चुनाव सामने हैं और उत्तराखंड और गोवा के चुनाव हो चुके हैं, तो जब एक डर मन के अंदर सता रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है, तो इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। सीधा सा मानना है कि कुमार विश्वास जी के पास अगर ये सब कुछ था तो आज तक कहाँ सोए हुए थे, आज तक वो कहाँ कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। जब पंजाब का चुनाव है तो वो इस तरह से गलत बयान देकर के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरविंद जी ने खुद ही कहा कि जो जांच एजेंसियां ठीक है, एक एक करके बात कर लेते हैं। संजीव जी, अब उत्तराखंड के चुनाव में तो इन सबका कोई असर पड़ना नहीं है सर, आप भी जानते हैं कि यहाँ तो वोटिंग हो गई है, अब आप लगाते रहिए जो आरोप लगाना है। उत्तराखंड में जो भी उन्हें सीटें मिलनी है अब तो वो आराम से निकाल लेंगे ना। ये चीजें तो पहले से सोचनी चाहिए थी, इतने सालों से आप उन्हें गिरफ्तार तक नहीं कर पाए और अब याद आ रहा है कि वो किसी आतंकवादी संगठन से ताल्लुक रखते हैं। अब उत्तराखंड में इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ेगा? ईवीएम में बंद हो गई है उनकी तो किस्मत। संगीता जी, आरोप जो अरविंद जी पर लगाए जा रहे हैं, चाहे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अब कुमार विश्वास जी हो, वो सब अरविंद जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार अरविंद जी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अगर अरविंद जी आज तक ये उन पर कोई भी इल्जाम क्योंकि साबित नहीं कर पाए हैं, तो ये लगातार उन पर इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अरविंद जी जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते हैं। जनता के लिए स्कूल बनाने का काम, जनता के लिए अस्पताल बनाने का काम, महिला सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, जो इन पार्टियों से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली में आज ही 12,000 से ज्यादा क्लासरूम्स का उन्होंने उद्घाटन किया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आम आदमी पार्टी काम कर रही है और ये हमेशा की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम ले आते हैं। जिस तरह से अभी संजीव भाई बात कर रहे थे और मैं सुन रही थी कि स्कूलों को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे संजीव भाई, जब आपसे सवाल पूछा जाता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कि भाई अभी एम्स में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, आपने राजस्थान के 600 लोगों को क्यों नौकरी दे दी, आप क्या कर रहे थे, आपकी सरकार थी, तो आप जवाब नहीं देते हैं। आपने उत्तराखंड में जो विद्यालय थे उसमें कितना काम कर दिया, कितने स्कूलों को बढ़ा दिया, कितने स्कूलों में बिल्डिंग और बना दी, वहां को अच्छा व्यवस्थाएं मुहैया करा दी, तो आपके पास जवाब नहीं होता। आपने गांव से कितनी सड़कें जोड़ दी, तो आप बता नहीं पाते कि किस गांव से किस गांव तक सड़क जोड़ी है। तो आप इस तरह की बातें करके जनता को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, अब वो चलने वाला नहीं है। चाहे आपका मोदी जी का फैक्टर हो, चाहे आप यहाँ उस फैक्टर को चलाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं अब आपकी पार्टी के खुद के लोग ही इस चीज को बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। जो आपका अंतर्गत अभी पार्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो आप भाई जनता के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद जी ने एक नई राजनीति लेकर के आए हैं और सिखा दिया है कि आप अगर सत्ता में है तो आपको जनता के लिए काम करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं होगा कि आप भ्रष्टाचार ही करते रहिए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जो करके दिखाया जनता चाहती है। पर आपके लिए उत्तराखंड में अभी राहें इतनी आसान नजर नहीं आ रही है संगीता जी, अभी कुछ समय तो लगेगा। और ये बात तो हरीश रावत से लेकर तमाम दिग्गज नेता कह चुके हैं कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को अपनी जमीन मजबूत करने में अभी वक्त है। देखिए पल्लवी जी, ये हमारा पहला चुनाव था और आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं है कि इस चुनाव के बाद रुक जाएगी। आम आदमी पार्टी लगातार जुड़ी रहेगी और जनता के लिए लगातार काम करती रहेगी। ये हमारा पहला चुनाव था, जैसा भी जनादेश हमें मिला होगा, जनता ने हमें दिया होगा, लेकिन जब हम जनता के बीच गए तो जनता हमारी सारी गारंटियों के साथ जुड़ी और लाखों बेरोजगार युवा हमारे साथ जुड़ा। तो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एक बहुत बड़ी जीत है। और ये जनता के बीच जाकर के दिख रहा था कि दोनों ही पार्टियों से जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि जनता जो चाहती है यहाँ वो ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं मुहैया नहीं करा पाए हैं। लगातार हम भ्रष्टाचार देखने को मिलते हैं। जो आप
एम्स का इंसिडेंट देखे तो यहाँ के युवाओं के मन में क्या चल रहा होगा कि किस तरह की भाजपा की डबल इंजन की सरकार जो लगातार कहती थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, अपने घोषणा पत्र में भी लेकर के आई थी और उसने राजस्थान वाले 600 लोगों को रोजगार दिया और यहाँ के युवा सड़कों पर रहे। तो इस तरह की राजनीति जो लगातार दिखने में आ रही है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी जगह मजबूत हो रही है और आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच जाकर के आगे भी काम करेगी और जनता से जुड़े मुद्दों की बात करेगी। अभी आप मान रही हैं कि सरकार बनाने की स्थिति में आप नहीं है। हरक सिंह रावत तक ये बात कह चुके हैं कि पहाड़ों में तो अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का एक क्रेज है। देखिए, जनादेश सर्वोपरि है और इस पर अभी कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती क्योंकि जनता ने अपना मतदान कर दिया है और जनता ने क्या सोचकर किया है ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। अभी तो हम भी कह रहे हैं कि हम भाई सरकार बनाने की स्थिति में और हम सरकार बनाएंगे, लेकिन ये तो जनता जानती है कि उसने किसको जनादेश दिया है और कौन सरकार बनाएगा। चलिए संजीव वर्मा जी बताइए सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों पर अब इतना भी भरोसा नहीं है कि कोई गड़बड़ी ना कर दें, इसलिए माफ कीजिएगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन दोनों के ही कार्यकर्ता इस समय बूथों के बाहर खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो स्ट्रांग रूम है जहां पर आप लोगों ने ईवीएम मशीनें अभी रखवा रखी होंगी, वहां पर इनके कार्यकर्ता खड़े हैं। कहीं आप कुछ गड़बड़ी ना कर दें, कहीं इधर से उधर हेरफेर ना कर दें आप रिजल्ट में। देखिए, आप पुराना यदि इतिहास उठाकर देखते हैं, हाँ, तो जो पार्टी अपने आप को हारा हुआ मानती है वो चुनाव परिणाम आने से पहले इस तरह के लगातार इल्जाम और आरोप लगाने का उन लोगों का एक सिलसिला जारी हो जाता है। आप भी से मत बोलिएगा, आप भी से मत बोलिएगा, मैं नहीं बोला ना आपके बीच में। बीच से मत बोलिए ना, आप बकवास कर रहे थे, बीच से बोल रहे थे, फिर सर ठीक है एक एक करके बात कर लेते हैं। संजीव जी बीच में नहीं बोला, ठीक है सर। संजीव जी बताइए सर, बताइए आप अपनी बात रखिए। देखिए, जिस तरह से कल माननीय हरीश रावत जी ने एक बयान जारी किया और उन्होंने ईवीएम पर अपना एक विश्वास जाहिर किया, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है और हार के डर की वजह से वो अपने हार का ठीकरा ईवीएम के ऊपर छोड़ना चाहते हैं। इसी करके उन्होंने इस तरह का बयानबाजी आरंभ कर दी है, क्योंकि जिस तरह से वातावरण इस समय दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति एक अंडर करंट है, जो ऊपर से हम यदि ऐसे बोले तो पूरी तरह से ऊपर से जो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन अंदर है, इस तरह का अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और उसका परिणाम अभी जो 10 मार्च को हमारे चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, 10 मार्च के परिणाम में बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि हम एक बड़े अच्छे बहुमत के साथ हम पुनः सत्ता में वापसी कर रहे हैं और एक प्रचंड बहुमत वाली हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ईवीएम के ऊपर जो संदेह करना, ये कांग्रेस को मुबारक हो। कांग्रेस ने ईवीएम के ऊपर संदेह किया है, हम ईवीएम के ऊपर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। हमारे को स्पष्ट है कि जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी के प्रति आया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के अंदर एक विशेष उत्साह जो लंबी लाइनें लगी थी उसमें देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही दोबारा से सत्ता वापसी कर रही है। ये तो मना कर रहे हैं सर, इनके हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है, जिस कांग्रेस पार्टी पर आप निशाना साध रहे हैं। और आपने तो खुद ने भी कितनी बार स्वीकार किया है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था वो रहा और वाकई में रहा। भी कई ऐसे मुद्दे रहे जिनको लेकर आपसे जनता नाराज रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं? और मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूं कि आपके खुद के कई प्रत्याशी आवाज उठा चुके हैं कि हमें हराने की कोशिश हमारी ही पार्टी के द्वारा की गई।
पल्लवी जी, मैंने ऐसे नहीं कहा कि एंटी इनकम्बेंसी रही। मैंने कहा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी चुनाव में काम करता है, ऐसा मैंने कहा। और मैंने साथ ही ये भी कहा, जब कोई दल सत्ता में होता है तो उस समय एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करता है। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत काम किया होगा। और सारी जगहों पर क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट डाल दिए गए होंगे सर? इस तरह का आप लोगों को कॉन्फिडेंस है? पल्लवी जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, देखिए माननीय मोदी जी का देश में ही विदेश में भी पूरा आदर सम्मान सत्कार है और उत्तराखंड के प्रति उनका एक विशेष लगाव रहा है। और उत्तराखंड की जनता भी उनको बहुत प्रेम, बहुत सम्मान, बहुत उनको सरकार आदर देती रही है। और पिछली बार वाला जो चुनाव था उसमें जबरदस्त मोदी जी को एक सम्मान दिया गया था वो पूरे उत्तराखंड की जनता के द्वारा। और वही आदर सत्कार सम्मान मैं सोचता हूँ 2022 का जो हमारे चुनाव है उसमें उनको उत्तराखंड की जनता दोबारा देने जा रही है। जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड में जबरदस्त एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पल्लवी जी, मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आप और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एक बार उत्तराखंड आप जरूर आइएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ उसे आप अपनी आंखों से देखेंगी तो आप भी स्वीकार करेंगे। जिस तरह से हमारे विपक्षी दल वो तो कभी भी मानने को तैयार नहीं होते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ, क्योंकि जब विकास होता है वो विकास को विनाश बोलना में भी गुरेज नहीं करते। लेकिन मैं आपको एक निमंत्रण देता हूँ अपने प्रदेश की ओर से कि एक बार आप जरूर आके देखिएगा पहले क्या था, 5 साल से 10 साल से पहले क्या था और आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप किया है। और देखिए पल्लवी जी बताइए। मैं अभी एक लेख पढ़ रहा था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का एक लेख था। उसमें उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि अमेरिका में बहुत बढ़िया सड़कें हैं तो इसलिए अमेरिका बड़ा है। तो उसमें होता कि अमेरिका इसलिए बड़ा है कि उत्तराखंड अमेरिका में जो सड़कों का एक जबरदस्त जाल बिछा हुआ है उससे जो हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ है उससे हम रोड को हम अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक वरदान मानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उत्तराखंड में हो रहा है हम उसको भी एक अमेरिका वाले जो उदाहरण है उससे हम जोड़ के देख सकते हैं। क्योंकि जब हमारे बेहतर कन्वेंस होती है, बेहतर सड़कों का जाल होता है तो मैं सोचता हूँ उससे हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है, टूरिज्म यहाँ का बढ़ेगा, यहाँ के श्रद्धालु ज्यादा संख्या में आएंगे। और जो सफर 8, 9, 10 घंटे का हुआ करता था आज 3 घंटे 4 घंटे का रह गया। और जो अभी लगातार नया हमारा एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उससे ये सफर मात्र 2 घंटे का रह जाएगा। आप ये देखिए ना उत्तराखंड के लिए कितना जबरदस्त एक डेवलपमेंट हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, मात्र डबल इंजन की सरकार के द्वारा। माननीय मोदी जी के जो आदर प्रेम प्यार उत्तराखंड के प्रति है वो अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स उत्तराखंड के लिए करते हैं और इस चीज को हमको भी उनको धन्यवाद करना चाहिए। चलिए संगीता शर्मा जी, जितना प्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड में मिलता है क्या उनके बराबर में केजरीवाल की लोकप्रियता है उत्तराखंड में? देखिए माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। सिर्फ भाजपा के बनकर के वो ना रह जाएं तो वो ज्यादा अच्छी बात है। देखिए जिस तरह से अभी संजीव भाई कह रहे थे कि पल्लवी जी आप आइएगा और उत्तराखंड को देखिएगा,
तो आप जब भी पल्लवी जी यहाँ आए तो यहाँ के स्कूल और अस्पताल भी जरूर देखिएगा कि भाजपा ने कितना काम किया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कितना काम यहाँ के स्कूलों और अस्पतालों में हुआ है। जो ये लगातार चैनल पे बैठ करके झूठ बोलते रहते हैं कि यहाँ कितना विकास हुआ है, और यहाँ के युवाओं से भी जरूर बात कीजिएगा कि उनको कितना रोजगार मिला है, तो आपको पता चलेगा इनके झूठ का पुलिंदा जो है वो खुला हुआ दिखाई देगा कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। तो माननीय मोदी जी ने भी देश में बेरोजगारी जो है वो बढ़ाने का ही काम किया है। तो देश में भी हम बेरोजगारी का स्तर देखें तो बड़ा ही है, वो कम नहीं हुआ है। तो आज उत्तराखंड का ही नहीं पूरे देश का युवा भी कहीं ना कहीं रोजगार के लिए बहुत परेशान है और महंगाई की मार झेल रहा है। तो इस बार जो एक अंडर करंट है वो चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों को लगा था कि एक डबल इंजन की सरकार होगी तो बहुत विकास होगा और हम एक बहुत अच्छी सी लाइफ जी पाएंगे। उत्तराखंड आगे की जाएगा और अन्य राज्यों ने भी नहीं सोचा था, लेकिन ये बिल्कुल गलत साबित हुआ और इसका उल्टा साबित हुआ। तो इसलिए अब वो अंडर करंट खत्म हो गया है, अब वो अंडर करंट चलने वाला नहीं है पल्लवी, क्योंकि जो जैसा था वो वैसा ही रहा और ज्यादा हम कर्जे में डूबे हुए हैं और ज्यादा हम महंगाई की मार झेल रहे हैं। जो पहले कहते थे कि महंगाई नहीं होगी, कांग्रेस के राज में वो महंगाई पर बोलबाला करते थे। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठ जाती थी, तो आज पता नहीं वो स्मृति ईरानी जी कहाँ चली गई है जब सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए हो चुकी है। तो इस तरह से भाजपा का कथनी करनी दिखाई दे रही है। पेट्रोल की कीमतों के लिए ये सड़कों पर आ जाते थे, आज इनके सरकार में कितने पेट्रोल के दाम बढ़े हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भाजपा की जो हालत है वो अब सबके सामने है। तो जो इनको लोगों को मौका दिया या जो इनके बारे में सोचा वो अब भ्रम टूट चुका है, तो अब ये होने वाला नहीं है। चलिए, अब तो ईवीएम में बंद हो गई है तमाम प्रत्याशियों की किस्मत। 10 मार्च को तो फैसला हो ही जाएगा कि वाकई में इस बार जनता का जनादेश किसके लिए आया है। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में अब बस चुनाव के परिणामों का इंतजार है और इस समय के बीच में तमाम नेताओं के द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।